नमस्ते बच्चों। हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें बियॉन्ड द ऑक्टेट वाला केस ये है और लेस देन ऑक्टेट यानी यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन का केस है और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन का केस है। तो इसके अंदर देखिए किस तरह से बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, बोरॉन 6 रखता है, फॉस्फोरस 10 रख सकता है और सल्फर 10 या 12 और जीनोन भी 10 या 12 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कुछ और भी इसके ड्रॉबैक्स हैं या लिमिटेशंस हैं ऑक्टेट थ्योरी के, वो हम देखें। देखिए, ऑक्टेट थ्योरी कहाँ से आई? हमको पता है कि हीलियम को छोड़ दें तो बाकी की जो नोबेल गैसेस हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्टेबिलिटी रहती है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई करके जीनोन और क्रिप्टॉन के कंपाउंड बना लिए, तो ये एक तरह से इसकी लिमिटेशन हो गई। ऑक्टेट थ्योरी यहाँ यूँ मान लीजिए कि कुछ लेवल पर फेल हो जाती है। दूसरी तरफ जो शेप होता है मॉलिक्यूल का उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। अब इससे पहले जो आपने शेप देखे थे वो VSEPR थ्योरी पर बेस्ड थे। फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी या जो एनर्जेटिक्स है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है ये थ्योरी। अब हम देखते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है वो किन कंडीशंस में बनता है और स्टेबल रहता है, ये किस पर डिपेंड करता है। देखिए, जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो कैटायंस और एनायंस बनने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं यानी कैटायन एनायन, वो जब आपस में अरेंज्ड होते हैं तो सॉलिड बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। ये कितना स्टेबल होगा ये उन दोनों आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है, जिसको हम लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं। अब हम समझते हैं कुछ प्रोसेसेस को जिनके अंदर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप ये प्रोसेस देखिए, आयनाइजेशन का प्रोसेस है और इसमें एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के थ्रू होगा और ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है, ये ध्यान रखना। मतलब ये हुआ कि मेटल, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। ठीक है, ये जी लिखा है वो गैसियस स्टेट के लिए है। फिर X कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? यहाँ से, तो वो एनायन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादातर केस में तो एनर्जी रिलीज होती है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन कभी कभी रेयरली ये एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होता है। जैसे नोबेल गैसेस में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था इस चीज को। ये दो प्रोसेसेस हो गए। अब थर्ड प्रोसेस देखिए, इसमें कैटायन और एनायन का कॉम्बिनेशन हो रहा है और क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है। ध्यान देना, ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो ये सॉलिड फॉर्म में बना। ओवरऑल रिएक्शन आप यूं बोल दो तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन। अब हम आगे देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकता है, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला हमेशा एंडोथर्मिक का प्रोसेस होता है। फिर आपने जो शुरू के दो प्रोसेस देखे थे वो इस बात पर डिपेंड करते थे फिजिबल होंगे या नहीं। पहला तो ये देखिए, जो मेटल है उससे कितना इजीली इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी कम होगी तो कैटायन बनने के चांस उतने ज्यादा होंगे। दूसरी तरफ हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, वो नेगेटिव में होती है, यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने के चांसेस होंगे एनायन बनने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। थर्ड प्रोसेस आप लोगों ने देखा था वो क्रिस्टल के फॉर्मेशन का था। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन के होने से रिलीज होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसी को हम लैटिस एंथैल्पी भी बोलते हैं। Thus, a qualitative measure of the stability of an ionic compound is provided by the enthalpy of lattice formation and not simply by achieving octet of electrons around the ionic species in gaseous state। केवल कैटायन एनायन के फॉर्मेशन से ही आयनिक कंपाउंड के बनने को नहीं बताया जा सकता है। The lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy
required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions। ध्यान देना, जो प्रोसेस आप लोगों ने अभी पढ़ा था, देखिए मैं इस वाले प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जहां पर कैटायन और एनायन का कॉम्बिनेशन हुआ, MX यानी सॉलिड बना और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो 1 मोल ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाने के लिए कैटायंस और एनायन का कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। और अभी आप लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी वो इसका उल्टा है, वो भी लैटिस एंथैल्पी ही है। तो आप यूं बोल दीजिए कि 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको अगर कंस्टिट्यूएंट आयंस के अंदर सेपरेट करना है गैसियस आयंस में, तो जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। तो अब आप इस डेफिनेशन से सेटिस्फाइड हो गए होंगे। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट सब हेडिंग आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? दो एटम जो कंबाइंड है जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, उनके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। फिर हम देखें जो कोवेलेंट रेडियस है वो क्या है। ये ध्यान देना, हम रेडियस की बात कर रहे हैं, ये बॉन्ड लेंथ की हाफ होगी। दो न्यूक्लियाई जो कंबाइंड हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो तो वो कोवेलेंट रेडियस होगी। जैसे एग्जांपल लें हम क्लोरीन के लिए, Cl2 का मॉलिक्यूल है, उसमें दो एटम कंबाइंड हैं, दोनों एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। लेकिन इनका जो हाफ होगा वो क्या होगी? किसी एक एटम की कोवेलेंट रेडियस। तो फिर सिंगल एटम है यानी केवल क्लोरीन का एटम जो कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, उसके लिए रेडियस क्या होगी? वहां पर वांडर वाल रेडियस कंसिडर करते हैं जिसमें न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को कंसिडर किया जाता है। ध्यान देना, ये एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती है, केवल एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। या फिर आप इसको यूं भी मान लीजिए, नॉन बॉन्डिंग कंडीशन के अंदर दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस और उसका हाफ कर दीजिए तो वही वांडरवाल रेडियस होगी। अब हम देखते हैं बॉन्ड एंगल। जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल का एग्जांपल हमने लिया था, वहां पर वो लीनियर नहीं था बल्कि बेंट था। तो वाटर में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री, जबकि मीथेन के अंदर कितना होता है? 109.5 डिग्री। फिर देखते हैं हम बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी माने एक तरह की एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of bonds of a particular type between two atoms in a gaseous state. The hydrogen bond enthalpy in hydrogen molecule is 435.8 kilojoule per mole. अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वहां पर ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। रीजन क्या है? क्योंकि 1 बाय 1 बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उस केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी अलग होती जाती है, जबकि ऊपर आप जो देख रहे हो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ ये जो आप देख रहे हो डेफिनेशन, ये पॉलीएटॉमिक के लिए है, जहाँ पर ओवरऑल सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको नंबर ऑफ बॉन्ड से आप डिवाइड कर दो तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी आपको मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। आपको पता है कि एक सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब यहाँ देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनमें रेस्पेक्टिवली 1, 2 एंड 3 बॉन्ड्स होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं, उनमें आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों या आयंस हो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स उनमें सेम होंगे। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ती जाएगी, या आप यूं बोल दो कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। आप ये देख रहे हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक